तो चैप्टर तो पता है ना आपको, चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए फील्ड फोर्सेस क्या होता है। एनीवन, फील्ड फोर्सेस क्या होता है? ग्रेविटेशन के चैप्टर में पहला क्वेश्चन आता है कि फील्ड फोर्सेस क्या है। फील्ड फोर्सेस देखो क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स म्यूचुअली interact with each other without touching so when two objects mutually interact with each other without touching, then force between them कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो उसको फील्ड फोर्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपके पास में कंपास है। कंपास तो जानते हैं ना। तो अगर हम इस मैग्नेट के पास इस कंपास को लाएंगे, टच नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन है, टच नहीं कर रहा है, डिस्टेंस जो है वो मेंटेन है, तो क्या ये कंपास जो है फोर्स फील करेगा? करेगा। तो इसलिए, और ये भी रियलिटी है कि इस मैग्नेट की वजह से ये कंपास जो है वो फोर्स फील करेगा, तो इस कंपास की वजह से ये मैग्नेट भी क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। और इसलिए इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका नाम है फील्ड फोर्स। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, ये समझ में आने वाली बात है कि दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बाय मेंटेनिंग द डिस्टेंस। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है फील्ड फोर्सेस का है। तो बोर्ड पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको आप समझिए और कंटिन्यू कर लीजिए इसको, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट म्यूचुअली इंटरेक्ट का मतलब होता है इसने उस पर फोर्स लगाया तो उसने भी इस पर फोर्स लगाया। जैसे दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, एक बार में दो ऑब्जेक्ट, दो से ज़्यादा नहीं। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2, और ऐसे लिखा जाए F12 तो इसको पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन 1 बाई 2 या ड्यू टू 2 लिख सकते हो, बोल सकते हो। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए F21 तो कहा जाएगा फोर्स ऑन 2 बाई 1। याद रखना कि फील्ड फोर्सेस हमेशा म्यूचुअल होते हैं, ऑलवेज म्यूचुअल होते हैं, और वैल्यू में सेम होते हैं। यानी कि F12 की वैल्यू बराबर किसके होगी? F21, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होगी? अपोजिट। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो उनके बीच में फोर्स बनता है उसको कहते हैं फील्ड फोर्स। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर आपके पास में एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ के साथ, और उससे कुछ दूरी पर ये कंपास आप रख दीजिए, तो कंपास क्योंकि हल्का होता है तो इस मैग्नेट से इस पर जो फोर्स बनता है वो दिखाई भी देता है, क्योंकि कंपास क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। और अंदर की बात है कि कंपास भी इस मैग्नेट पर क्या लगाता है? फोर्स। लेकिन कंपैरेटिवली ये कैसा है? थोड़ा सा हैवी है, तो ये रिस्पॉन्स करता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन और रखा हुआ है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सामने वाले को क्या करता है? रिपल करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी क्या करता है? रिपल करता है। लेकिन अगर हमने दोनों को पकड़ रखा है तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। तो अगर हमने दोनों को इनर्शियल बना दिया है
तो फील्ड फोर्स होने के बावजूद इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन आपने इनर्शिया मेंटेन करके उसको क्या कर दिया है, कैंसिल करा दिया है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूँ, इनर्शियल बना लूँ, इसको छोड़ दूँ, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा, तो दिखाई देगा कि नहीं भाई फोर्स तो है। अगर मैं दोनों को ही छोड़ दूँ तो दोनों लोगों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। इससे पता चल जाता है कि यस देयर इज़ ए फोर्स बिटवीन देम। एंड कॉमनली किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स बनता है विद मेंटेनिंग द डिस्टेंस, तो हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमें जिस फोर्स की बात करनी है उस फोर्स का नाम है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स ड्यू टू मास प्रॉपर्टी। तो ये एक ऐसा फील्ड फोर्स है जो कि न्यूटन ने डिस्कवर किया था। तो फील्ड फोर्स मास प्रॉपर्टी की वजह से जो मेंटेन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्योंकि ये मास हमको यूनिवर्सली मिलता है, हर जगह मिलता है, इसलिए न्यूटन की इस सर्चिंग को, न्यूटन की इस बेसिक आइडिया को यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने कहा कि अगर आपके पास में मासेज हैं, मान लेते हैं ये m1 मास है और ये m2 मास है, और ये r डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं, तो कहते हैं न्यूटन की टू मासेज ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर बाय फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। उन्होंने इस फोर्स को निकालने का फार्मूला भी दिया और बताया कि इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को जब हम वहाँ पे देखते हैं तो पता चलता है ये किसकी वजह से, मास की वजह से। ज़रा देखिए, अगर मास नहीं तो क्या फोर्स होगा, नहीं होगा। अब सोच के बताओ कि ऐसा कौन सा आपके पास में एग्जाम्पल जिसके पास में मास नहीं है, तो आंसर है ऐसा तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। इसलिए ये जो फोर्स है न्यूटन का, जो फील्ड फोर्स ड्यू टू मास प्रॉपर्टी वाला जो फोर्स है फील्ड वाला, ये यूनिवर्सल कहलाता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर जगह मिलता है। और एक डिवाइस होती है टॉरिसन बैलेंस डिवाइस। अगर आपको लगता है कि सारी बातें हवाई हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपडेट दिया जाए। टॉरिसन बैलेंस डिवाइस, तो जो ये टॉरिसन बैलेंस डिवाइस है कैन कैलकुलेट द फील्ड फोर्स प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली। जैसे आपको अगर ये जानना है कि दो टेनिस बॉल एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही हैं, तो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस में एक चेम्बर होता है, वहाँ पे दोनों को रख दीजिए, और जो वहाँ पर स्केल होगा, जो वहाँ पर क्लॉक होगी, वो बता देगी इतना फोर्स लग रहा है। हमारे घर में जो हमारे रूम में फर्नीचर्स हैं उनके बीच में भी फोर्स लगता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? तो एक तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, SI वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, SI वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कितनी है, 6.67 10⁻11, ये SI वैल्यू है। अब सोचिए कि आपने अपने बेड की बात की, तो बेड का मास कितना है, अरे सपोज कर लो 50 किलोग्राम है, और उससे कुछ दूरी पर जो चेयर है उसका मास कितना है, मान लेते हैं 2 किलोग्राम है। तो क्या 50 किलोग्राम बहुत बड़ा मास है? छोटा ही सा तो मास कहलाएगा वो, एज कम्पेयर टू अर्थ, एज कम्पेयर टू सन, एज कम्पेयर टू बिग ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है। तो तुमने यहाँ लिखा 50 किलोग्राम, यहाँ रखा 2 किलोग्राम, 100 किलोग्राम हुआ, और बीच की डिस्टेंस क्या है, कुछ मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू में 10⁻11 आया, तो 10 जब -11 नीचे आया तो क्या बनाया, 10⁻11। तो जो फोर्स उनके बीच में लगा वो कैसा है, बहुत छोटा सा है। एक तो ये फोर्स बहुत छोटा सा है, दूसरा इनर्सिया जो है उनका अपना अपना, जो बेड का इनर्सिया है, जो चेयर का इनर्सिया है, वो उसको रोके हुए है। तो ये फोर्स है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब वहीं पर अगर बेड की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाए और चेयर की जगह पर प्रोटॉन आ जाए, तो यहाँ पर जो फोर्स बनता है बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी,
कंपेरेटिवली स्ट्रांग होता है तो रिस्पॉन्स आपको दिखेगा, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है बात? तो बहुत छोटा फोर्स होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली ये फील नहीं होता, लेकिन अगर हमको ये फोर्स फील करना है तो हम जो है बड़े बड़े मासेस लें, क्योंकि माइनस का 11 6.67 10 की पावर नेगेटिव 11 इसको अगर हटाना है, 10 की पावर नेगेटिव 11 हटाना है तो m1 m2 को क्या होना चाहिए, बहुत 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 बड़ा। ठीक है, तो उस केस में फिर ये आपको रिस्पॉन्स भी दिखेगा। क्लियर? और ये भी पता चला कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जरा मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, इसको गौर से देखना, फील्ड फोर्स ड्यू टू मास प्रॉपर्टी, ड्यू टू यूनिवर्सल मास प्रॉपर्टी is called gravitational force, gravitational force, और हम इसको F और यहाँ पर G से लिखेंगे। कभी G कैपिटल बना देंगे तो कभी स्मॉल बना देंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। और यहाँ पर चलो हम दोनों ही चॉइस लिख देते हैं। और जनरली जो दो ऑब्जेक्ट हमारे होंगे उनमें से एक को 1 बोलेंगे, दूसरे को 2 बोलेंगे। और म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स होगा तो 1 पर बिकॉज ऑफ द 2 F12 एंड 2 पर बिकॉज ऑफ द 1 तो F21। इस तरीके से वैल्यू में सेम होता है, डायरेक्शन में कैसा होता है, अपोजिट। और जो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉट डिपेंड अपॉन सराउंडिंग मीडियम, नॉट डिपेंड अपॉन सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। मतलब इसका क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये दो मासेस हैं m1 m2 और r डिस्टेंस पर है और वैक्यूम है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यही दोनों मासेस हैं m1 m2 और अब इनके बीच में एयर है, डिस्टेंस r है, अभी भी फोर्स कितना होगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यही दोनों मासेस जो हैं इनटू द वाटर चले गए, वाटर है, अभी भी इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। तो आपको बताया गया कि मास एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ है तो हर जगह क्या है, मास है। अब अगर आप बोलो चार्ज भी तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो हाँ हाँ चार्ज भी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, लेकिन होता क्या है कि मास कभी जीरो नहीं होता, लेकिन चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। अब मेरी बॉडी में चार्ज जीरो है, क्योंकि मेरी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं, एंड दैट इज वाई बॉडी हैविंग द चार्ज जीरो। लेकिन मास कभी जीरो होता नहीं है, एंड दैट इज वाई ऑलवेज टेक प्लेस मास, इसलिए ये वाला फोर्स भी हमेशा होता है। अब चार्ज वाला फोर्स क्यों नहीं होगा, मान लेते हैं कहीं पर चार्ज जीरो है किसी के पास, तो चार्ज किसके साथ फोर्स लगाएगा, चार्ज के साथ, तो जीरो चार्ज किसी चार्ज के साथ फोर्स तो लगाएगा नहीं, एंड दैट इज वाई वो यूनिवर्सल होने के बाद भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका यूनिवर्सली दिखाई नहीं देता आपको। भाई अब मेरी बॉडी और तुम्हारी बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, तो जीरो है, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो चुका है, जीरो। लेकिन मास कभी जीरो हो सकता है, नहीं। तो ये आपका एक दूसरा पॉइंट आ गया। निकालने का फार्मूला बोर्ड पर लिखा है, ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक, अब एक बड़ा सवाल आने वाला है, देखें कितने लोग इसका जवाब देते हैं, कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मास m1 है, वो मास m2 है। सपोज कर लेते हैं कि इस वाले मास का नाम A है, इसका नाम B है, तो मैंने पूछा कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन है जो काम कर रहा है, बताइए भाई इनका डायरेक्शन क्या है। तो जवाब क्या दोगे, टूवर्ड्स ईच अदर। ये तो स्पेशली जो है आपने ग्रेविटेशनल के लिए बता दिया, बिल्कुल सही बात है। जनरल में अगर लिखें तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज
along the line joining both objects, और खुद के समझने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर एंड उधर से इधर, ये खुद के समझने के लिए। जैसे A वाला जो मास है वो B वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट, डायरेक्शन देखो कैसी हो गई, B से A, और जो B वाला मास होगा वो A वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, A से B। लेकिन जो हमने आंसर लिखा है ना वो सबके लिए फिट हो जाएगा। भले ही हम ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ये M है और ये N है, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन N वाले को क्या करेगा, रिपल, और ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल। तो देखो डायरेक्शन कैसी है, दोनों को मिलाने वाली लाइन के क्या है, अलोंग है। तो जो हमने आंसर लिखा है वो कैसा हो गया, जनरल, सब जगह फिट हो जाएगा। चाहे वो फील्ड फोर्स चार्ज की वजह से बन रहा हो तो भी ये आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ चार्ज फोर्स जो होता है। इसी तरीके से एक फील्ड फोर्स होता है मैग्नेट वाला, तो सब जगह फिट हो जाने वाला फंडा है। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज along the line joining both objects, मतलब इधर से उधर और उधर से इधर। क्लियर। अब डायरेक्शन जो है वो एक फोर्स की इधर से उधर भी है, उधर से इधर भी है। तो यहां पर जो सिस्टम ऑफ मासेस हो गए, जैसे देखना ध्यान से, एक मास ये है, मान लेते हैं M1 है, नाम इसका A है। एक मास ये है, इसका नाम M2 है, नाम इसका B है। एक मास ये है, इसका नाम P है, मास वैल्यू M3 है। तो यहां पर जो सिस्टम ऑफ मासेस हैं, इनके बीच में ये फील्ड फोर्स काम करेगा ग्रेविटेशन का। तो पहले चलते हैं A और B का पेयर बना लेते हैं। तो A और B का पेयर बनाया, फोर्स की डायरेक्शन ये है। फिर A और P का पेयर बनाया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। फिर B और P का पेयर बनाया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है। तो देखो डायरेक्शन जो है वो कितनी हो गई टोटल, भाई दो डायरेक्शन यहां पर है, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं, सब मिला के कितनी होगी, 6। और इससे जो है कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है थोड़ा सा। ये जो डायरेक्शन का मामला है वो क्या हो रहा है, टिपिकल हो रहा है। हम चाहते हैं कि यूनिक डायरेक्शन हो जाए, जिससे कि हम जो है अपनी स्टडी को क्या कर पाएं, सिंपल कर पाएं। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनर्शिया कॉन्सेप्ट। इनर्शिया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान दें। इनर्शिया कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल क्या कहता है भैया ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल नॉन इनर्शियल? कहता है कि जो दो मास आपको दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों मासेस में से एक को तुम बना दो इनर्शियल और दूसरे को क्या बना दो, नॉन इनर्शियल। जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल देते हैं। ये हमें क्या दिखा, अर्थ ने डस्टर को खींच लिया, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से डस्टर भी तो अर्थ को खींच रहा है। तो फिर जीता कौन, अर्थ, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, हैवी इनर्शिया है, और इसके पास में इनर्शिया नहीं है। तो जब एक इनर्शियल हो जाएगा और दूसरा नॉन इनर्शियल हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में प्रैक्टिकली आपको केवल क्या दिखाई देगी, डायरेक्शन। अर्थ ने डस्टर को खींच लिया, आप उसको काउंट नहीं करोगे कि डस्टर ने भी तो अर्थ को क्या किया था, खींचा था, लेकिन वो वाला फोर्स उसकी इनर्शिया से क्या हो गया, कैंसिल। तो जो कैंसिल हो गया उसको हटाओ ना, छोड़ो उसको। तो यही कहता है इनर्शियल नॉन इनर्शियल का कॉन्सेप्ट। कहता है कि फील्ड फोर्सेस की कहानी में जनरल वे में चलिएगा, यानी जो बात हम यहाँ बता रहे हैं वो ग्रेविटेशन में भी वैलिड होने वाली है। वो जब 12th क्लास में आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे वहाँ भी वैलिड होने वाली है। जब 12th क्लास में मैग्नेटिक फोर्स की बात करोगे तो वहाँ पर भी वैलिड होने वाली है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल नॉन इनर्शियल? कहता है कि इन कहानी ऑफ फील्ड फोर्स,
in field force discussion consider one object inertial, जो ऑब्जेक्ट इनर्शियल होगा हम उसको सोर्स कहा करेंगे, और जो अदर है, अदर ऑब्जेक्ट इज नॉन इनर्शियल, तो नॉन इनर्शियल वाले ऑब्जेक्ट को हम कॉमनली क्या कहेंगे, टेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ और डस्टर के केस में जो अर्थ है वो क्या है, सोर्स है, और जो डस्टर है वो क्या, टेस्ट है। अब सोर्स के ऊपर जो फील्ड फोर्स है वो उसकी इनर्शिया से क्या हो रहा है, कैंसिल, लेकिन जो टेस्ट के ऊपर फील्ड फोर्स है वो रिस्पॉन्स करेगा। वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो पहला पॉइंट कहता है कि इन फील्ड फोर्स डिस्कशन कंसीडर वन ऑब्जेक्ट इनर्शियल और अदर ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल। तो जो इनर्शियल होगा उसको हम सोर्स कहेंगे और जो नॉन इनर्शियल होगा उसको टेस्ट कहेंगे। अब क्या करें जब ये सिचुएशन आ जाए, तो फिर कहता है सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज काउंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स विद रेस्पेक्ट टू सोर्स। और अब कहता है कि अब आप क्या करें कि जो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा सोर्स से पूछ के बताएं, सोर्स से पूछ लें, क्योंकि अब जो है जीतने वाला कौन है, सोर्स, क्योंकि टेस्ट तो कभी जीतेगा ही नहीं। टेस्ट जो फील्ड फोर्स लगाएगा वो इनर्शिया से क्या हो जाएगा, खत्म। तो जो खत्म हो गया उसको, उसका तो वहां पे अब काउंटिंग होनी नहीं चाहिए। तो हमेशा जो है डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड फोर्स है वो सोर्स से पूछो। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जरा उससे आप बात को समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि भाई ये आपका जो है, सपोज कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, चार्ज रखता है भाई, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी चार्ज रखता है। बताओ इनर्शियल कौन होता है, न्यूक्लियस। तो इनर्शियल होता है ये, क्या न्यूक्लियस हिल सकता है, नहीं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन इनर्शियल, ये हिल सकता है, ये मूव करता है। तो ये हो गया नॉन इनर्शियल, यानी ये हो गया टेस्ट और ये क्या हो गया, सोर्स। तो अब हम सोर्स से पूछेंगे कि सामने वाले के साथ तुम किस तरीके का फील्ड फोर्स लगा रहे हो। तो न्यूक्लियस ने कहा कि भाई हम पॉजिटिव हैं और सामने वाला नेगेटिव है, तो हम सामने वाले को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गई है, हमेशा सोर्स से पूछो, पंगा मत लो, सोर्स से पूछो आप। तो न्यूक्लियस वाले सोर्स ने सामने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट किया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे हो गई है। अब अगर तुम उस पर चलते हो, इलेक्ट्रॉन ने भी तो किया होगा, लेकिन वो इनर्शिया से क्या हो गया, कैंसिल। तो क्यों काउंट कर रहे हो। और आगे देखना भाई, जगह की कमी है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। आप मुझे इतना स्पेस खाली करके दे दीजिए। इतना स्पेस दीजिए खाली करके। तो यहां पर जो ये डिस्कशन चल रहा है कि इस पॉइंट से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फोर्सेस की डायरेक्शंस देखेंगे, इतनी डायरेक्शंस दिखाई देंगी, तो हम एक साथ किनको देखें किनको ड्रॉप कर दें। तो सिंप्लिसिटी के लिए कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप इन फील्ड फोर्स डिस्कशन एक को बना लो सोर्स और दूसरे को क्या बना लो, टेस्ट। उसके बाद कहा गया ऑलवेज काउंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। इसको अगर हम अपने स्टाइल में लिखें तो डायरेक्शन हमेशा सोर्स से पूछ लेना। जहां तुमने खुद अपने आप को जो है कहा कि नहीं हम बताएंगे, वहीं समझ लो आप फंसने वाले हो, कभी की दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। 3 मासेस ने मिल करके एक ट्रायंगल बनाया। ये मास m1,
और ये मास m2 और ये मास m3। m1 वाले का मास a है, नाम में a है, ये b है और ये है आपका p। तो हमने कहा भैया ये टेस्ट है, समझ जाओ। बाकी जो दो लोग बचे वो कौन है, सोर्स। तो ये भी समझने वाली बातें हैं कि कभी कभी क्या होगा कि सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स में केवल एक अकेला टेस्ट होगा, एक अकेला टेस्ट। तो जो रिमेनिंग है वो क्या बन जाएंगे, सोर्सेज, रिमेनिंग सोर्सेज। और अगर तुम बैठे बैठे उल्टा सोच रहे हो कि एक से ज़्यादा टेस्ट, तो वो तुम्हारे लिए अभी वैलिड नहीं है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा यहाँ से लेकर के कंपटीशन तक। कि सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अगर एक अकेला टेस्ट है तो ऑटोमेटिकली बाकी के सब क्या है, सोर्स और सोर्स आपस में फील्ड फोर्स लगाएंगे, लेकिन हमें उनके काउंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की इनर्शिया उनको क्या कर देगी, कैंसिल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो है एप्पल जब पेड़ से लगा हुआ है और अर्थ जो है, तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ना तो ये रिस्पॉन्स कर रहा ना ये रिस्पॉन्स कर रहा, क्योंकि दोनों की इनर्शिया कैंसिल आउट करे दे रही है। अब आपने कहा कि ये टेस्ट है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए, सोर्स से पूछो। ये सोर्स है, ए पी वाले को क्या करोगे, उसने बोला अट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होता है ये फील्ड फोर्स मास वाला। तो ये हो गया एफ। अच्छा, जब ये सिचुएशन आ जाती है, जब ये सिचुएशन आ जाती है तो फोर्स को लिखने का तरीका ऐसे होता है। फोर्स पहले लिखा जाता है टेस्ट का नाम और डैश लगा के लिखा जाता है सोर्स का नाम, सोर्स का नाम। पढ़ा कैसे जाता है, फोर्स ऑन टेस्ट ड्यू टू सोर्स। जैसे यहां मुझे लिखना है तो फोर्स पहले किसका नाम लिखते हैं, टेस्ट का, और फिर बाद में क्या लिखते हैं, सोर्स का। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा सोर्स से पूछ लो। एक ये आ गई, तुम भी सोर्स हो भाई, तुम बताओ टेस्ट के साथ क्या करोगे, ऑलवेज अट्रैक्शन। यहां तो एफ पी बी, डन। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों लोग कितना डिग्री बना रहे हैं, 60। तो नेट फोर्स फटाफट निकाल दोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अच्छा, जहां तक ये एफ पी ए की वैल्यू है तो कैसे निकलेगी, तो निकलेगी जी m1 m3 और अपॉन में पी ए स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और एफ पी बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, जी m2 m3 अपॉन में पी बी स्क्वायर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि डायरेक्शन हमेशा सोर्स से पूछ लेना। जहां तुम कूद पड़े तो अलर्ट मोड में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। मैं एक और सिस्टम बनाता हूं मास का। 4 मासेस ने मिलकर के ये स्क्वायर बनाया हुआ है, m m m एंड m। इस वाले का नाम है a, इसका नाम है b, इसका नाम है c, इसका नाम है d। हमने कहा ये टेस्ट है, तो बाकी के लोग क्या बन गए, सोर्स, 1 by 1। भाई आप सोर्स हो, सामने वाले को क्या करोगे, बोले अट्रैक्शन, एफ सी बी, पहले टेस्ट का नाम बाद में सोर्स का नाम। तुम भी सोर्स हो, सामने वाले को क्या करोगे, अट्रैक्शन, एफ सी डी। तुम भी सोर्स हो, सामने वाले को क्या करोगे, अट्रैक्शन, एफ सी ए। प्रिंस बाबू, अभी लेटेस्ट तुमने वेक्टर खत्म किया है, अब यहाँ पे कितने वेक्टर्स काम कर रहे हैं, 3। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा से आएगा नहीं, कंपोनेंट मेथड से आएगा। किससे आएगा, कंपोनेंट मेथड। तो अब जब आप इनर्शिया नॉन इनर्शिया कर लेते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक, निश्चित हो गया। पहले क्या था, इधर से उधर उधर से इधर, तो दिक्कत आ रही थी। लेकिन इनर्शिया नॉन इनर्शिया का कंसेप्ट लॉजिकल, ये कोई गलत कंसेप्ट तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई पूछे इनको क्यों काउंट नहीं किया, इनकी इनर्शिया उसको क्या कर रही है, खत्म कर रही है, तो जीरो हो रहा है, काहे कि क्यों काउंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो सारी चीजों को देखते हुए बिल्कुल आपको अपने सिस्टम में आना पड़ेगा कि अगर कहीं पर सोर्स और टेस्ट वाला सिचुएशन वहां पे आ गया है, जो कि आएगा ही आएगा, 100% आएगा, तो आप जो है सोर्स से डायरेक्शन पूछते जाना।
डायरेक्शन डिसाइड करते जाना और F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर से क्या लिखते जाना, वैल्यू लिखते जाना। उसके बाद में रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर वाले ही फंडे वहाँ पर लगेंगे। ठीक, तो बाकी का काम भी नोट करिए भाई आप। अगला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये बात सही है कि गलत है? आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको ये पता होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। इसीलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डेवलप किया है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ या ना। स्टॉप राइटिंग लिखा हुआ है, क्या समस्या है? जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक थोड़ी ना इसको रफ करेंगे। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ या ना? हाँ या ना से बोलने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं क्या पहले। अगर आप वो जानते होगे तभी तो इस क्वेश्चन का आंसर जानोगे ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है ट्रू कि हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्सेस है, अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एक साथ कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसका आंसर भी मिल जाएगा और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। जो फोर्सेस विच नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, या लिख सकते हैं डिपेंड अपॉन पोजीशन, कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ऐसे फोर्सेस जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, वो कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक मास m1 है जो यहाँ पर है और यहाँ पे एक पोजीशन है, सपोज कर लेते हैं कि इस पोजीशन का नाम है P और मुझे m2 को वहाँ ले जाना है। तो हम m2 को ले गए इस रास्ते से, m1 m2 पहले यहाँ थे, इसी जगह पे थे। फिर हमने क्या किया कि m2 को उठाया और इस रास्ते से P पर ले गए। ये रास्ता नंबर 1 है, पाथ नंबर 1। तुमने m2 को उठाया, तुम इस रास्ते से P पर ले गए, तुमने इस रास्ते का नाम रखा रास्ता नंबर 2। किसी ने इस m2 को उठाया और इस रास्ते से होते हुए और फिर ये जाते हुए ये P पर ले गया, ये रास्ता नंबर 3 है। जब आपका मिशन पूरा हो गया तो m2 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो जो रास्ते 1 से ले गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द रास्ता 1 क्या लिखेगा, यही तो लिखेगा G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस किसके किसके बीच की, मान लेते हैं इस वाले लोकेशन का नाम है A, तो नीचे क्या लिखेगा AP स्क्वायर। और जिसने रास्ता फॉलो किया है दूसरा वाला वो भी क्या लिखेगा G m1 m2 बाई AP स्क्वायर। और जिसने रास्ता फॉलो किया है तीसरा वाला वो भी क्या लिखेगा G m1 m2 बाई AP स्क्वायर। तो आप देखो ना क्या रास्ते पर ये फोर्स डिपेंड कर रहा है, नहीं। एंड दैट इज वाई ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और याद रखना कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके फार्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर जरूर होता है, उनके फार्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर जरूर होता है। जैसे आप देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो है देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो भी इनवर्स में होता है। वो भी किस में होता है, इनवर्स में। और अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, PQ माने फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में अगर फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर करती है तो भैया इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा इसको मानते हैं। देखो अभी अभी तुम्हारे लिए प्रूफ हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव,
और देखो इसने इनवर्स स्क्वायर लॉ को माना कि नहीं माना है, क्योंकि फोर्स नाम की क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r²। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला शायद तुम्हें याद हो, नहीं याद है कोई बात नहीं, वैसे याद होगा, Q1 Q2/r² आता था ना, साथ में कांस्टेंट भी आता था, देखो वहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। और जब और आगे बढ़ोगे तो जितने भी आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस इस दुनिया में मिलेंगे, फिजिक्स में मिलेंगे, वो सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया और आंसर भी दे दिया, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानता है, आंसर है यस। नोट करिए, y प्रोपोर्शनल 1/x में y और x का ग्राफ कैसा होगा। जैसे y और x का रिलेशन ये है, तो x और y का ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा, सही नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसा होगा। और y प्रोपोर्शनल 1/x² में ग्राफ कैसा होगा, y प्रोपोर्शनल 1/x² में ग्राफ कैसा होगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, ऐसा ही होगा, ये डिस्टेंस बदल जाएगी, ये y प्रोपोर्शनल 1/x² है और ये y प्रोपोर्शनल 1/x है। ऐसे अगर तुम पावर 3 लगाओगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, जहाँ पर F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बताएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो R है वो डिस्टेंस को बताएगा। तो पहले में ग्राफ सजाया गया है ऐसे और दूसरे में ग्राफ सजाया गया है ऐसे। तो देखो F बराबर क्या है, Gm1m2/r²। पहले वाले के लिए चलते हैं, y एक्सिस पर कौन है, F, तो F की जगह पे y लिख दिया, और x एक्सिस पर क्या है, R, तो x की जगह, R की जगह पे x लिख दिया। तो पहले वाले के लिए सेटिंग ये बन गई। इसके लिए चलें अगर हम, तो y एक्सिस पर कौन है, F, और x एक्सिस पर कौन है, r²। तो अब सेटिंग क्या बनी, y प्रोपोर्शनल 1/x। तो दोनों ग्राफ एक ही जैसे तो नहीं होंगे, तो इसलिए बहुत अलर्ट मोड में बनाएंगे। यहाँ पर बना है y प्रोपोर्शनल x इस वाले केस में, तो ग्राफ थोड़ा सा ओरिजिन के पास होता हुआ, और यहाँ पे क्या बना है, स्क्वायर, तो कंपेरेटिवली थोड़ा दूर, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं ग्राफ में ग्राफ पेपर को ऐसे अरेंज कर लूँ, ये था डिस्कशन, इसके लिए मैं इधर से एक लाइन ट्रेस कर देता हूँ। अगर मैंने ग्राफ पेपर ऐसे सजा दिया, 1/r², साथ में F, तो देखो भाई F प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। तो y एक्सिस पर कौन है, F, और 1/r² की जगह पे x। अब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ग्राफ ये होगा, बोलो। तो ग्राफ में भी जब वो डिस्टेंस वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्राफ मांगते हैं, तो ये मत बोलने लगना कि नहीं हमेशा हाइपरबोलिक होता है। समटाइम्स यू हैव ए स्ट्रेट लाइन, सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का जो है सिचुएशंस काउंट कर रहे हो, ठीक है ना। नोट करिए इसको भी।